गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आप लोगों ने सेंट्रल डॉगमा जो लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपने आप को ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए में, राइट। और फिर आगे जाके एमआरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। इस तरह से जो भी डीएनए की कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जनरली न्यूक्लियस में G1 एंड G2 फेज में होता है। अब हमें पता है कि जो डीएनए है अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, डिकोड करता है, बल्कि डिकोड वुड बी दी राइट वर्ड। तो ये अपने आप को डिकोड करता है एमआरएनए में। और जो डीएनए है उसकी होती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब एक जो स्ट्रैंड होता है वो होता है 5' to 3' और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो होता है 3' to 5'। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि इस डायग्राम में भी गिवन है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। जो 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही क्या होता है, यही ट्रांसक्राइब होता है। इट goes under the process transcription where it will convert itself into mRNA. All right. So ये जो एक डीएनए का जो सेगमेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर जाता है उसको हम समझते हैं कि उसका रीजन कौन सा क्या होता है। तो देखिए जो शुरू का जो आपको रीजन दिख रहा है दैट इज दी प्रमोटर रीजन, मतलब यहां से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। अब इसके जो बीच में होता है बेटा दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है बेसिकली उसके पास होता है क्या, सिस्ट्रोन। अब ये सिस्ट्रोन क्या होता है, तो सिस्ट्रोन बेसिकली यहाँ पे बोला गया है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को। बेटा किसको बोला गया है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ऑलराइट, जिसके पास एक प्रॉपर कोडोन है, ठीक है, जिसके पास डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉपर किसी चीज के लिए कोड करते हैं, ठीक है, किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोला जाता है सिस्ट्रोन। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स के पास बहुत सारे सिस्ट्रोन होते हैं एक स्ट्रक्चरल जीन में। पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे बेटा तो यूकैरियोट्स जो होते हैं दे आर मोनोसिस्ट्रोन, मींस दे डू हैव ओनली वन सिस्ट्रोन। हाउ मेनी सिस्ट्रोन, ओनली वन सिस्ट्रोन। इज इट क्लियर? सो प्रोकैरियोट्स हैव पॉलीसिस्ट्रोन structural gene but eukaryotes has monocystrone. All right. अभी अगर हम टर्मिनेटर रीजन की बात करें तो आपको टर्मिनेटर रीजन क्या दिख रहा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे दिख रहा होगा। एज यू कैन सी ये क्या है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड का 3' एंड है, यहाँ पे दिखता है टर्मिनेटर रीजन। मतलब ये वो रीजन होता है जहां पे एमआरएनए बन चुका होता है और इस प्रोसेस को स्टॉप करने की बारी आ जाती है। इसी रीजन में आके जो प्रोसेस है इट गेट्स टर्मिनेटेड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ अ डीएनए ट्रांसक्राइब इटसेल्फ इनटू एमआरएनए। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए एक इस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। तो सबसे पहले तो एंजाइम चाहिए, राइट, जो कि पूरे आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। तो हमें चाहिए होता है क्या, हमें एज इन डीएनए को चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज, राइट, जो कि पूरे आरएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा। दूसरा जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे एक स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल राइट, सो एक तो हमें चाहिए क्या, पॉलीमरेज चाहिए, दूसरा हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, और हमें कुछ सबस्ट्रेट चाहिए जो कि सिंथेसाइज करेंगे। तो वो जो सबस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हमें कुछ मेटल आयन चाहिए जो कि अपनी कैटालिटिक एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे किसी भी तरह के आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि उसको डीएनए प्राइमर चाहिए होते हैं डीएनए सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। जब डीएनए की जब कॉपीज बनती हैं तो उस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्राइमर्स की जरूरत होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द मटेरियल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डीएनए के पास जब दो स्ट्रैंड होते हैं तो फिर एक ही क्यों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, दूसरा क्यों नहीं करता है? एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो बताइए भाई, केवल एक ही स्ट्रैंड क्यों एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं एक्ट करते? बताइए। देखिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये दिया हुआ है कि अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा, दो अलग अलग एमआरएनए बनाएंगे, राइट। अब जब वो दो अलग अलग एमआरएनए बनाएंगे सो ऑब्वियसली वो दोनों ही अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, राइट। अब वो जब दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो जो डीएनए का जो एग्जिस्टेंस है, जो डीएनए का जो कोडिंग सीक्वेंस है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तो एनसीईआरटी ने आपका ये रीजन दिया हुआ है। जो दूसरा रीजन दिया हुआ है वो ये है कि अगर दोनों ही आरएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे बेटा, तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा उसी मोमेंट पे, ठीक है। तो ये दो रीजन दिए हुए हैं कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो कि है 3-5 वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, दूसरा क्यों नहीं एक्ट करता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमें कुछ चीजें पता है वो क्या है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। उसका जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है, जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियाई। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो मतलब ऐसे ही आपस में अरेंज होता है, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके केस में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के केस में हमें पता है कि बहुत तरह के आरएनएज होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ आरएनएज हमने पढ़े थे, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है एंड आरआरएनए होता है। ये तीनों ही बनने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। इन तीनों का ही सिंथेसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये तीनों तरह के आरएनए को बनाता है, ठीक है। यही एंजाइम है जो हर तरह का ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको एनसीईआरटी को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। ओके, सो देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है इनिशिएशन का, जब प्रोसेस इनिशिएट होगा, शुरू होगा। जो दूसरा स्टेप है वो क्या होता है, एलोंगेशन का। मतलब वो फेज जहां पे वो जो पूरा स्ट्रैंड है वो बन रहा है, उसका सिंथेसिस हो रहा है, उसका एलोंगेशन हो रहा है। और जो तीसरा स्टेप होता है बेटा वो होता है प्रोसेस के कंप्लीट होने का, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोसेस की शुरुआत होती है बेटा बैक्टीरिया में, तो क्या होता है, एक फैक्टर आता है जिसको यहाँ पे क्या बोला है, सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है और इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। और फिर आगे जाके ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है, ये एक एमआरएनए की स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, एलोंगेट करता है। इज इट क्लियर? अब जब उसका एलोंगेशन पूरा हो जाता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट बन जाता है उसका, तो फिर क्या होता है, एक टर्मिनेशन फैक्टर आता है, रो फैक्टर जिसको बोला गया है यहाँ पे। रो फैक्टर आता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और वो इस ये जो स्ट्रैंड जो बन चुका होता है आरएनए का, उसको निकाल देता है वहां से और इस पूरे प्रोसेस को बेटा स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशिएट होता है इस तरह से, देन एलोंगेट होता है, एलोंगेशन में ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट पूरा स्ट्रैंड को
बनाने में फिर ये टर्मिनेट हो जाता है जब रो फैक्टर आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। अब हम यूकैरियोट्स के जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो प्रोकैरियोट्स है वहां पे तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक ही कंपार्टमेंट में हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब इनका उसी में हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे बेटा यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है ये। और न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है। जैसे बैक्टीरिया में तो 3 स्टेप्स थे, सिंपल थे, ठीक है। और जो एंजाइम था, ठीक है, जो एंजाइम था उसके भी बारे में हम बात कर चुके। बट अगर आप यहाँ पे बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन में। जो कि क्या है, देखिए इनिशिएट तो हो गया, इसमें भी इनिशिएशन है। पर जब इनिशिएट हो जाता है और जब एमआरएनए का जब एलोंगेशन चल रहा होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिखेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और एक आरएनए स्ट्रैंड बन चुका है। पर जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ये आरएनए बन जाता है, तो 5' एंड पे क्या होता है बेटा, कैपिंग होती है। कैपिंग किसकी होती है, मिथाइल ग्वेनोसाइन फॉस्फेट की कैपिंग होती है। मतलब इसके 5' एंड पे ये जो मिथाइल ग्वेनोसाइन फॉस्फेट होता है वो आके लग जाता है, कैप कर देता है। अब इसका गोल क्या होता है भाई, ये एमआरएनए जो बना रहे हैं इसके एंड को प्रोटेक्ट करना ही इनका क्या होता है बेटा, गोल होता है। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए कैपिंग होती है 5' एंड पे। और ये जो दूसरा प्रोसेस होता है वो किसका होता है बेटा, टेलिंग का होता है। किसका होता है, टेलिंग का। अब जो 3' एंड है, ये एमआरएनए बन रहा है, 5' पे आके कैपिंग हो गई, पूरा बन गया, गिर गया एमआरएनए, मतलब निकल गया वहां से ट्रांसक्राइब होके। फिर जो 3' एंड है वहां पे क्या होता है बेटा, टेलिंग होती है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टेलिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एडेनाइलेट के 200 to 300 एडेनाइलेट रेजिड्यू आके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, एंड दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे टेलिंग हो गई। टेलिंग का क्या वो है एम, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या करना बेटा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, स्प्लाइसिंग का। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए। जो यूकैरियोट के पास जो डीएनएज होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या होता है उनके पास बेटा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। इस स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स दोनों होते हैं। एक्सोन्स प्लस इंट्रोन्स दोनों होते हैं एमआरएनए में। मतलब कोडोन प्लस नॉन कोडोन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ये जो एमआरएनए बनता है, ठीक है। अब ये जो एमआरएनए बनता है इसमें ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नॉन कोडोन होता है बेटा, ये इस तरह से ये पिंच ऑफ हो जाता है, इस तरह से ये बनते हैं और ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, स्प्लाइसिंग। तो पहले क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। इस स्प्लाइसिंग में क्या होता है, नॉन कोडोन्स निकल जाते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 चीजें हो रही हैं। आपको ये चीज समझनी होगी, यूकैरियोट में बेटा सबसे पहले जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। फिर बनता है mRNA, और जो mRNA बनता है वो किसके बाद बनता है, इस चीज को समझिए। ये बनता है बेटा कैपिंग टेलिंग के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप लिख लीजिए ये चीज, कब बनता है ये, डीएनए से HNRNA एंड देन mRNA, ये बनता है कब, कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसके बाद एमआरएनए फाइनली बनता है।
तो यूकैरियोट में एमआरएनए प्रोसेसिंग के ही इतने ये 3 स्टेप्स आगे ऐड हो गए। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है बेटा, वो किसके लिए यूज होता है? आरआरएनए ट्रांसक्राइब करने के लिए यूज होता है। जो पॉलीमरेज 2 है वो किसके लिए यूज होता है? एचएनआरएनए जब ट्रांसक्राइब होता है उसके लिए यूज होता है। जो पॉलीमरेज 3 है वो एसएनआरएनए, टीआरएनए और 5 एसआरआरएनए ट्रांसक्राइब करने के लिए यूज होता है। तबकि प्रोकैरियोट में हमने देखा था केवल एक आरएनए पॉलीमरेज ही पूरा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कर रहा था। पर बेटा यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट क्या होते हैं? इवॉल्व ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन इवॉल्व ऑर्गेनिज्म के जो प्रोसेसेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3 एंजाइम्स लग रहे हैं अलग अलग आरएनए के लिए, पर वहां पे केवल एक ही एंजाइम में काम हो गया था। ठीक है, और वहां पे एक ही बार में एमआरएनए बन गया था, पर यूकैरियोट्स में ये 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स लग रहे हैं पूरे एमआरएनए की प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है, एक बार जरा रिवाइज करते हैं इन स्टेप्स को। रिमूविंग नॉन कोडोन्स, ठीक है। कैपिंग में क्या होता है? मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है एट 5' एंड, जो कि क्या करता है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसमें 200 to 300 एडेनाइलेट रेजिड्यू ऐड होते हैं एट 3' एन। ठीक है, तो इस तरह से पहले एचएनआरएनए बनते हैं, जब ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद ये पूरा एमआरएनए को बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड हेयर। ठीक है, चलिए, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन कवर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड